फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। पूरे 12th में मैथ्स में सबसे इजी चैप्टर बोले तो है वो है मैथमेटिकल लॉजिक। आप इस चैप्टर को पढ़ के बहुत ही आसानी से 7 से 8 मार्क्स ले सकते हो। मैथमेटिकल लॉजिक में क्या है, किस प्रकार से है, वह देखते हैं। देखिए, मैथमेटिकल लॉजिक को सीखने के लिए कुछ टर्म्स आपको सीखने होंगे। वह क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? तो देखिए, ऐसा कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, बट दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। या तो वह बिल्कुल ट्रू हो या बिल्कुल वह फॉल्स हो। देखिए, वहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कौन से स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए, हमें पता है कि सन ईस्ट से ही राइज होता है। हम बोल सकते हैं 100% सही है, इसीलिए ये क्या हो गया? स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? 5 × 2 = 11। तो हमें पता है ये गलत है, तो हम डिसाइड कर पा रहे हैं ये गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट है। थर्ड बोला है एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। तो हमें पता है कोई किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो उसको 3 साइड होते हैं, हम बता सकते हैं बिल्कुल सही है, इसलिए स्टेटमेंट है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो हमें पूरा पता है कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, ये सही है, मतलब ये स्टेटमेंट है। फिर बोला है एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर। मतलब जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिनकी तीनों साइड्स इक्वल है वह इक्विएंगुलर है, मतलब उसके सभी एंगल सेम है, तो ये भी सही बात है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है देखिए, अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो देखिए, इंटीजर में क्या क्या आते हैं? प्लस, माइनस, 0, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो ये गलत बात है ना कि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, तो हम डिसाइड कर पा रहे हैं ये गलत है, इसलिए स्टेटमेंट है। अब देखिए कौन से स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। फर्स्ट क्या है? प्लीज गिव यूर पेन। आपकी पेन दीजिए। तो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। फिर सेकंड क्या है? व्हाट इज यूर नेम। वो आपको नाम पूछ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। फिर बोला है व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। तो ये क्या है? ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ से सही और गलत का पता नहीं चल सकता। नेक्स्ट है हाउ आर यू। आप कैसे हो, इससे भी हमें सही गलत का पता नहीं चल रहा है, मतलब ये भी स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद है डू यू लाइक प्ले टू टेनिस। क्या आपको टेनिस खेलना पसंद है? फिर नेक्स्ट है ओपन द विंडो। वह ऑर्डर दे रहा है कि विंडो को ओपन करिए, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट है लेट अस गो फॉर टी। चलो हम चाय के लिए चलते हैं, कभी बुलाया करो चाय पे, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट है सिट डाउन। वह कमांड दे रहा है कि बैठ जाओ, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं हुआ। तो याद रखना, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड देने वाले, ऑर्डर देने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले, ये जितने भी सेंटेंस होंगे ये स्टेटमेंट नहीं होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, कि कोई भी स्टेटमेंट दिया है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? अगर दिया गया स्टेटमेंट पढ़ने या सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये सही है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी T। अगर पढ़ने और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यह गलत है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी F। इसके बाद है नेक्स्ट ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस क्या होता है? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसकी ट्रूथ वैल्यू, जिसका सही होना या गलत होना किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन चेंज होने से वो सही भी हो सकता है, कंडीशन चेंज होने से वह गलत भी हो सकता है, और वो कंडीशन हमें बताई नहीं गई है, क्वेश्चन में दी नहीं गई है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे ओपन सेंटेंस। जैसे आपके लिए एग्जांपल है, देखिए पहला क्या है? 3x/2 - 9 = 0। देखिए, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 6 लेते हैं तो क्या होगा? 3 × 6 = 18/2 9, और 9 - 9 क्या हो जाएगा? 0। अगर हम x की वैल्यू 6 लेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये ट्रू हो सकता है, बट अगर x की वैल्यू अदर देन 6 अगर हम लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही होना और गलत होना किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, और x की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, इसीलिए ये ओपन सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट है ही इज टॉल। वह लंबा है। यहाँ पे ही कौन है हमें नहीं बताया। देखिए, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करती है ही पे। वह कौन है? जैसे अमिताभ बच्चन का नाम ले लिया,
तो अमिताभ बच्चन टॉल है, हमें पता है, तो ही के जगह अगर अमिताभ बच्चन दिया तो हम बोलेंगे चलो ठीक है ये ट्रू है। पर अगर कोई दूसरे का नाम दे दिया, अगर आपने मूवी देखा होगा राजपाल यादव को अगर आप जानते होगे, तो अगर ही के जगह राजपाल यादव का नाम दे दिया, वह तो छोटा है ना, तो उसके लिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट का सही होना और गलत होना पूरा ही पे डिपेंड करता है, और ही क्या है हमें नहीं बताया गया है, इसलिए ये ओपन सेंटेंस है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिए इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगी। जैसे आप मुझसे पूछोगे मैथ्स आपको पसंद है क्या, तो मैं तो बोलूँगा हाँ मुझे मैथ्स पसंद है। पर अगर आप किसी को पूछोगे जिसे मैथ्स से बहुत चिढ़ है, जिसे मैथ्स समझ में नहीं आता है, आप उससे अगर पूछोगे कि क्या मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बोलेगा नहीं, मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए अगर ये सेंटेंस आता है तो मैं तो बोलूँगा ये ट्रू है, पर अगर उसके लिए आएगा तो वो बोलेगा ये फॉल्स है। ये ओपन सेंटेंस हो गया। फोर्थ है इट इज ब्लैक इन कलर। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है इट पे डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए मेरे पास रेड चेयर है और मैं उसके तरफ पॉइंट करके बोलूँ इट इज़ ब्लैक इन कलर, तो वह फॉल्स हो जाएगा। और अगर मेरे पास ब्लैक चेयर है और मैं उसके तरफ पॉइंट करके बोलूँ कि इट इज़ ब्लैक इन कलर, तो वह ट्रू हो जाएगा। तो इट क्या है हमें नहीं पता, इसीलिए इसकी ये ओपन सेंटेंस में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या है, देखिए अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर स्टेटमेंट। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम आगे दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट में ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, 3 and 5 आर ट्विंस प्राइम, यानी 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। तो हम इसको तोड़ नहीं सकते, इसको ऐसे नहीं बोल सकते हम 3 आर ट्विंस प्राइम एंड 5 आर ट्विंस प्राइम, ऐसे हम नहीं बोल सकते। जैसे और एग्जांपल के लिए बताता मैं, राम एंड श्याम आर ट्विंस, तो इसको भी हम तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट। दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को हमने कंबाइन किया, उससे एक नया स्टेटमेंट बनेगा, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल देखिए, हमारे पास दो सिंपल स्टेटमेंट है, एक है 3 इज प्राइम नंबर और दूसरा है 4 इज इवन नंबर। ये दो सिंपल स्टेटमेंट है, इन दोनों को हमने एंड की मदद से कंबाइन किया, तो ये बन गया कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए अब हम किस किस से कंबाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास 5 चीजें हैं कंबाइन करने के लिए। सबसे पहला है एंड, दूसरा है और, तीसरा है इफ देन, फोर्थ है इफ एंड ओनली, फिफ्थ है नॉट। तो पांचों को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब ही होता है एंड। टू स्टेटमेंट्स ज्वाइन यूजिंग एंड, अगर दो स्टेटमेंट एंड का इस्तेमाल करके ज्वाइन किए गए हैं तो उसे कंजक्शन स्टेटमेंट बोलेंगे। और उसकी देखिए ट्रूथ टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर की जान है ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल को समझना कैसे है, देखिए यहाँ पे दिया है, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसका कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। अब यहाँ पे देखिए पहला टी है, दूसरा एफ है, तो कंपाउंड एफ हो जाएगा। पहला एफ है, दूसरा टी है, तो ये भी एफ हो जाएगा। पहला एफ है, दूसरा एफ है, तो ये भी एफ हो जाएगा। तो इसकी एक धांसू ट्रिक देता हूं, उससे आपको ये याद हो जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे आप समझना बैट एंड बॉल की ट्रिक। मतलब हमें क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने के लिए बैट और बॉल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, टी मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी इंडिकेट करेगा और एफ मतलब निगेटिविटी को इंडिकेट करेगा। तो देखिए पहला हम लेते हैं बैट, सेकेंड को मानते हैं बॉल। तो देखिए हमारे पास टी मतलब अवेलेबल होना और एफ मतलब अवेलेबल नहीं होना। तो यहाँ पे बैट अवेलेबल है, बॉल अवेलेबल है, तो क्रिकेट हम खेल सकते हैं, इसलिए टी। बैट अवेलेबल है, बॉल अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्रिकेट हम नहीं खेल सकते। इसके बाद देखिए बैट अवेलेबल नहीं है, बॉल अवेलेबल है, फिर भी हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। बैट भी अवेलेबल नहीं है, बॉल भी अवेलेबल नहीं है, तो 100% क्रिकेट खेल नहीं सकते। तो यहाँ पे बैट एंड बॉल, तो यहाँ पे बैट एंड बॉल का एग्जांपल याद रखना, बैट एंड बॉल। या फिर और एक बताता हूँ, देखिए संता अपना रिश्ता लेके एक लड़की के यहाँ गया, संता को लड़की पसंद आ गई, लड़की को भी संता पसंद आ गया, तो रिश्ता पक्का। ओके, संता को लड़की पसंद आ गई, लड़की को संता पसंद नहीं आया, रिश्ता कैंसल। संता को लड़की पसंद नहीं आई,
पर लड़की को संता पसंद आ गया, रिश्ता कैंसल। संता को भी लड़की पसंद नहीं आई, लड़की को भी संता पसंद नहीं आया, तो रिश्ता 100% कैंसल। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। तो ऐसी ट्रिक लगाओ जिसका ट्रू होना दो चीजों पे डिपेंड करे, किसी एक पे नहीं, तो ये एंड में वो ट्रिक काम करेगी। इसके बाद देखिए डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है, अगर दो स्टेटमेंट को हम और की मदद से कंबाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, राम इज गुड एक स्टेटमेंट हो गया और दूसरा स्टेटमेंट हो गया राम इज टैलेंटेड। अगर दोनों को मुझे ज्वाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, राम इज गुड और टैलेंटेड। तो ये क्या हो गया, डिसजंक्शन स्टेटमेंट। इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, सिंबल को याद रखना पी, वी का सिंबल और, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो कंबाइंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। पहला टी दूसरा एफ तो कंपाउंड हो जाएगा टी, पहला एफ दूसरा टी तो आंसर रहेगा टी, पहला एफ दूसरा एफ तो आंसर रहेगा एफ। अब इसकी एक ट्रिक देता हूं, इसमें याद रखना अपने दोनों आंखों को, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। तो देखिए इसको याद कैसे रखोगे, हमारे पास दो आंखें हैं, ठीक है। अब दोनों को हमने ओपन रखा है तो हम देख सकते हैं, देखिए ये भी ओपन है ये भी ओपन है, हम देख सकते हैं। पहली आंख ओपन है, दूसरी आंख को मैंने क्लोज कर दिया तो भी मुझे दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या किया, पहली आंख को क्लोज कर लिया दूसरी को ओपन रखा तो भी मुझे दिखाई देगा, दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, पहली को क्लोज किया दूसरी को भी क्लोज कर लिया तो मुझे दिखाई देगा क्या, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक याद रखोगे, तेरे मस्त मस्त दो नैन। इसके बाद है थर्ड कंडीशनल। अगर हमने इफ और देन का इस्तेमाल करके दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन किया तो उस स्टेटमेंट को बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए मेरे पास बहुत सारा पैसा है और सेकंड स्टेटमेंट है मैं कार खरीद सकता हूँ, तो इसका कंडीशनल स्टेटमेंट कैसा बनेगा, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं कार खरीद सकता हूँ। इफ आई हैव मोर मनी देन आई कैन बाय अ कार। अगर इफ देन रहा तो वह कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है। और इसको देखिए इम्प्लाइज, इस साइन को बोलते हैं इम्प्लाइज या तीर का साइन, ओके। इसका अगर ट्रूथ टेबल देखते हैं तो इसका ट्रूथ टेबल क्या है, पहला टी दूसरा भी टी तो आंसर टी, पहला टी दूसरा एफ तो आंसर एफ, पहला एफ दूसरा टी तो आंसर टी, पहला एफ दूसरा एफ तो आंसर टी। अब इसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे पढ़ाई, रिजल्ट और मन को कैसे लगता है इस पे डिपेंड है ये ट्रिक। तो यहाँ पे ट्रिक अप्लाई होगी पढ़ाई, रिजल्ट और फीलिंग। देखिए मैं बहुत पढ़ के गया और पास हो गया पेपर में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आह खुश हो गया मैं पढ़ाई बहुत किया दिन रात एक कर दिया, रिजल्ट देखा तो फेल तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाथ को देता खींच के। फिर तीसरा देखिए, मैं पढ़ाई कुछ भी नहीं किया पर पास हो गया तो मुझे कैसा लगेगा, बहुत अच्छा, अरे बात आज तो डीजे बजेगा, पार्टी होगी, मजा आ जाएगा आज तो। इसके बाद देखिए पढ़ाई नहीं किया मैंने, फेल हो गया तो मुझे कैसा लगेगा, अच्छा मैं पढ़ाई करके नहीं गया था इसीलिए फेल हुआ, अगली बार पढ़ के जाऊंगा और पास होके आऊंगा। तो यहाँ पे आप स्टडी, रिजल्ट और फीलिंग को ध्यान में रख सकते हो। स्टडी इंप्लाइज रिजल्ट इक्वल्स टू फीलिंग। इसके बाद है बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन। अगर दो स्टेटमेंट को हम इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन करते हैं तो इसको हम बोलेंगे बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए 2 इज इवन नंबर और एक स्टेटमेंट है 2 इज प्राइम नंबर। तो हम इसको अगर कंबाइन करते हैं इफ एंड ओनली इफ से तो कैसे करेंगे, 2 इज इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ 2 इज प्राइम नंबर। तो इसको हम बोलेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। इसकी ट्रूथ वैल्यू देखिए, पहला टी दूसरा टी तो आंसर टी, पहला टी दूसरा एफ आंसर एफ, पहला एफ दूसरा टी आंसर एफ, पहला एफ दूसरा एफ आंसर टी। तो यहाँ पे ट्रिक याद रखना है रिस्पेक्ट की। देखिए मैं गया और एक इंसान के चरण स्पर्श किया, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने भी मेरा चरण स्पर्श किया और मुझसे भी आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट हुई। यहाँ पे मैं गया उनका चरण स्पर्श किया और उन्होंने मेरे कान के नीचे बजा के दिया, गलत बात, यहाँ रिस्पेक्ट फॉलो नहीं हुई। मैं गया
उसके कान के नीचे दिया और उन्होंने मेरे चरण स्पर्श किए, तो ये भी गलत बात है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं हुई। मैं गया कान के नीचे बजाया, उन्होंने भी मेरे कान के नीचे बजाया, तो यहाँ पे चलो ठीक है, मैंने बुरा व्यवहार किया तो उन्होंने भी बुरा व्यवहार किया, इसलिए यहाँ पे ये बात सही है। तो यहाँ पे आप रिस्पेक्ट को ध्यान रख सकते हो। देखिए दोनों रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आंसर टी आएगा, अगर दोनों बैड रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो भी आंसर टी आएगा। इसके बाद लास्ट है निगेशन। निगेशन में नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है 2 इज प्राइम नंबर, तो अगर हमने इसको नॉट लगा दिया तो क्या बोलेंगे, 2 इज नॉट प्राइम नंबर। तो ऐसे स्टेटमेंट को निगेशन वाले स्टेटमेंट बोला जाता है। और इसका ट्रूथ वैल्यू बहुत आसान है। देखिए अगर कोई स्टेटमेंट है P तो उसका निगेशन होगा निगेशन P। अगर वह स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन वाला स्टेटमेंट बन जाएगा F। अगर वह F है तो उसका आंसर बन जाएगा T। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो हमें क्या बताना है, यहाँ जितने भी सेंटेंस दिए हैं क्या वो स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट है तो क्यों है यह हमें बताना होगा, और स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर अगर वो स्टेटमेंट है तो उनकी ट्रूथ वैल्यू बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है 5 + 4 = 13। अब देखिए 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, और यहाँ पे कितना दिया है 13। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये रॉन्ग है, हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये रॉन्ग है, इसलिए ये क्या हो गया स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है क्योंकि हम डिसाइड कर पा रहे हैं ये रॉन्ग है। सही रहे गलत रहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, दोनों भी स्टेटमेंट ही होते हैं। तो ये देखिए स्टेटमेंट है, ये गलत है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी F। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखिए क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू which is false, therefore its truth value is F। इस प्रकार से लिखते हैं। क्या क्या बताना होगा हमें, स्टेटमेंट है या नहीं है, तो फॉल्स है या ट्रू है, और उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, x - 3 = 14। अब देखिए यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 17 रखते हैं तो 17 - 3 क्या हो जाएगा 14। अगर x की वैल्यू हम 17 के अलावा कुछ और रखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे 16 रखा, तो 16 - 3 क्या होगा 13, जो गलत हो जाएगा। तो देखिए ये ट्रू हो सकता है अगर x की वैल्यू 17 लेंगे, ये फॉल्स भी हो सकता है अगर हम x की वैल्यू 17 के अलावा कोई दूसरी लेंगे। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो ये हो गया ओपन सेंटेंस, और हमें पता है ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज एन ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए क्लोज द डोर। ये क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है कि डोर को क्लोज कर दीजिए, तो ये ऑर्डर वाला हो गया, इसलिए स्टेटमेंट में नहीं गिना जाएगा। इट इज एन ऑर्डर, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इसके बाद देखिए मैं ऐसा पूरा लिख के नहीं दूंगा कि ये स्टेटमेंट है, ट्रू है, फॉल्स है, मैं शॉर्टकट में लिखते जाऊंगा। जैसे अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट, फिर ये डायरेक्ट लिख दूंगा फॉल्स और उसकी ट्रूथ वैल्यू बता दूंगा। और इधर भी जैसे यहाँ पे क्या है, इट इज ओपन सेंटेंस, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ओपन सेंटेंस और नॉट स्टेटमेंट, इस प्रकार से लिखूंगा। फोर्थ देखिए क्या है, 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपको पता होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो बोला है यहाँ पे 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए 0
जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 0i, क्योंकि 0 + 0i करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो देखिए 0 बना हुआ है ना, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो 0 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। वैसे आप कोई भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर आपके सामने आया, उसमें आई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें +0i लगा देंगे तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो कोई भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो रहेगी वह क्या रहेगी, t रहेगी। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, देखिए अभी स्टेटमेंट है ये, इसके बाद ये ट्रू स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी t। तो आप समझ जाना इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से लिखना। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, मेरे लिए नाश्ता ला दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जहां पे भी प्लीज शब्द दिखाई दिया इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट वाला है बोल देंगे और ये स्टेटमेंट में नहीं आएगा। तो ये क्या लिखेंगे, इट इज अ रिक्वेस्ट, इसलिए ये क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट। 6 नंबर देखिए क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। तो आपको पता है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। अब हम डिसाइड कर पा रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट हो गया और इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी t। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूं, ये हो जाएगा स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी t। अब देखिए यहाँ पे x² = x। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो 0 और 1 के लिए ये जो इक्वेशन दिया है ट्रू हो जाएगा। पर अगर हम 0 और 1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए 2 लिया, यहाँ पे अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। पर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2, और 4 और 2 इक्वल नहीं हुए। 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 आया क्या, नहीं, यहाँ 3 लिखना होगा हमें। तो ये ओपन स्टेटमेंट में आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी है। इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है x की वैल्यू पे डिपेंड है, इसलिए ये ओपन सेंटेंस है। सेवंथ नंबर क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अब आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें स्क्वायर लगा हुआ होता है। जैसे एक सिंपल से बता देता मैं, मान लीजिए मैंने लिखा x² = 25, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, तो एक x की वैल्यू बनेगी 5, दूसरी x की वैल्यू बनेगी -5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा 2 रूट्स होते हैं, 2 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकते। और ये क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, ये भी वही बता रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये सही बोल रहा है, हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ट्रू है, इसलिए ये क्या हो गया, स्टेटमेंट। इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी t। अब यहाँ पे क्या है, देखिए डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये पूछ रहा है कि क्या आपको मैथमेटिक्स पसंद है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जब दिखा तो क्वेश्चन मार्क से समझ जाना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कमांड देने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले, ऑर्डर देने वाले या सजेस्ट करने वाले, ये सब क्या है, सेंटेंस हैं बट स्टेटमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क से ही हमें समझ में आ गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इट इज नॉट स्टेटमेंट। अब देखिए 10th नंबर क्या बोल रहा है, द सन सेट्स इन वेस्ट, कि सूर्य जो है वह पश्चिम में डूबता है। तो ये सबको पता है, हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि सूर्य जो है पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये भी वही बता रहा है, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है, हम डिसाइड कर पा रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया और इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी t।
11th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। ये बोल रहा है जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी रियल नंबर होल नंबर है। अब देखिए रियल नंबर क्या होता है, हर प्रकार के नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। देखिए रियल नंबर जितने भी नंबर्स हैं सभी का सेट होता है। और होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होता है। अब देखिए अगर मैं √2 भी बोलूँ तो √2 रियल नंबर है पर √2 होल नंबर में नहीं आता है। तो सारे के सारे रियल नंबर कभी होल नंबर नहीं हो सकते। तो हम यहाँ से डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये गलत बात है, इसलिए ये स्टेटमेंट होगा, गलत स्टेटमेंट है और इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वह F होगी। ट्वेल्थ नंबर का प्रॉब्लम है, कैन यू स्पीक इन मराठी, क्या आप मराठी में बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क से हमें समझ में आ जाता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए 13 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, x² - 6x - 7 = 0 व्हेन x = 7। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू दे दिया है। अब हम चेक करेंगे कि x = 7 के लिए क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। अब इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये हुआ, अगर इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आपने x = 7 रखा तो राइट साइड मिलना चाहिए, मतलब यहाँ 7 रखने से आंसर 0 आना चाहिए। तो देखिए 7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, 49 माइनस 6 × 7 करेंगे तो 42 और -7। अब देखिए 49 में से 42 जाएगा तो 7 बचेगा और 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो इक्वेशन है x = 7 के लिए ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट हो गया और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, t। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो देखिए 1 के जो क्यूब रूट होते हैं उनका सम 0 आता है। तो देखिए आपने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर पढ़ा है, वहां आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या क्या होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा² होता है। तो इनका सम जो है यह 0 होता है, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। और आपने पढ़ा है, ये रिलेशन आपने देखा है, 1 + ओमेगा + ओमेगा² 0 होता है। तो ये करेक्ट बोल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, t। लास्ट क्वेश्चन है, इट रेन्स हेवीली। ये बता रहा है कि बहुत भारी बरसात हुई। तो देखिए ये ना इंट्रोगेटिव है, ना ही एक्सक्लेमेटरी है, ना ही ये कमांड दे रहा है, ना ही ऑर्डर दे रहा है, ना कुछ सजेस्ट कर रहा है। तो इसको हम सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस है या फिर असर्टिव सेंटेंस है, तो यह स्टेटमेंट नहीं होगा। इट इज असर्टिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। यहाँ पे कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट दिए हैं, इसे सिंबॉलिकली लिखना है, मतलब जो हमने सिंबल पढ़े हैं उनका यूज करके लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड, यहाँ पे देखिए एंड की मदद से जोड़ा गया है। और फिर क्या है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो देखिए हमें यहाँ पे सही है गलत है इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इसे सिंबल में लिख के बताना है। तो आपको देखिए वो 5 कनेक्टिव मैंने बताया था, क्या क्या है, एंड, और, नॉट, इफ एंड ओनली इफ और इफ देन, ये 5 आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे मिला एंड, तो एंड के पहले जो सेंटेंस है उसे पी मान लेंगे और एंड के बाद वाले को क्यू। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट पी, हम क्या मान लेंगे, नागपुर इज इन महाराष्ट्र।
और क्यू मान लेंगे चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखिए एंड है तो हम इसका लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या होगा, इसको P माने हमने तो P, और एंड का सिंबल क्या होता है उल्टा V, और इसको क्या माने हमने Q, तो ये रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म। ये ध्यान में रखना, सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P एंड Q। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलस। तो देखिए यहाँ पे और से कनेक्ट किया गया है, तो और के पहले वाले को हम क्या मान लेंगे P, तो हम इसको मान लेते हैं P। लेट P क्या है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, फिर और के बाद वाले को Q मानेंगे। तो आप डायरेक्ट ऐसे आइसोसेलस को Q नहीं बोल सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पूरा कैसे लिखना होगा, ये आइसोसेलस किसके लिए यूज किया गया है, ट्रायंगल के लिए ही यूज किया गया है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, ट्रायंगल इज आइसोसेलस। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखिए और यूज हुआ है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q, ये रहेगा। इसके बाद देखिए क्या है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो देखिए इसमें भी और चिपका हुआ है बट नॉट लगा हुआ है साथ में। तो एक बात याद रखना, जब भी हम स्टेटमेंट को कुछ मानते हैं तो स्टेटमेंट को निगेटिव नहीं मानते। मतलब देखिए यहाँ पे लेट, देखिए नॉर के पहले जो कुछ होगा उसको मैं मानूंगा P। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो ये नॉट है, निगेटिव है, तो मैं निगेटिव बात मानूंगा ही नहीं। मैं क्या मानूंगा इसे, एंगल इज एक्यूट। ओके, हमेशा पॉजिटिव मानना है, निगेटिव नहीं मानना है। तो हम यहाँ पे P लिखेंगे, एंगल इज एक्यूट, फिर और के बाद वाले को Q मान लेना है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ऑब्ट्यूस लिखा है, तो आपको डायरेक्ट ऑब्ट्यूस नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, एंगल इज ऑब्ट्यूस। तो Q हो जाएगा एंगल इज ऑब्ट्यूस, और इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। देखिए ये नॉट था, अब हमने P माना है पर ये निगेटिव है ऑलरेडी, तो जैसा है वैसे ही हमें लिखना है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, देखिए देखिए इसको हम क्या लिखेंगे P, पर ये निगेटिव है तो इसको हम लिखेंगे निगेशन P। अब यहाँ से और का ये साइन, और ये भी क्या है नॉर ऑब्ट्यूस, मतलब ये ऑब्ट्यूस नहीं है ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो हमें क्या लिखना होगा, निगेशन Q। तो हमेशा याद रखना, निगेटिव बात आपको स्टेटमेंट में नहीं माननी है। इसके बाद देखिए फोर्थ है, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, देन मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इफ और देन यूज किया गया है, तो हमेशा याद रखना इफ के बाद जो भी दिया रहेगा आप उसे P मानेंगे, और देन के बाद जो कुछ रहेगा उसे आप Q मानेंगे। तो हम यहाँ पे P किसको मानेंगे, देखिए लेट P रहेगा हमारे लिए ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, और Q क्या मानेंगे हम, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको इफ और देन मेंशन नहीं करना है P और Q में, इफ के बाद वाला हमेशा P और देन के बाद वाला हमेशा Q। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखिए, सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, ये हो गया हमारा P, और इफ देन के लिए हम क्या यूज करते हैं, तीर का निशान, ये निशान, ठीक है, इसको हम इम्प्लाइज बोलते हैं, और Q। तो इसको रीड कैसे करेंगे, P इम्प्लाइज Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ सी रन्स फास्ट। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का यूज किया गया है, तो
इफ एंड ओनली इफ के पहले जो कुछ होगा उसे P मानना है और इफ एंड ओनली इफ के बाद जो कुछ होगा उसे Q मानना है। तो यहाँ पे P क्या होगा, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, और Q क्या होगा, सी रन्स फास्ट, सॉरी ये फास्ट है। ओके, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा, P इफ एंड ओनली इफ के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम, डबल इम्प्लाइज वाला, तो इसको हम क्या लिखेंगे, P डबल इम्प्लाइज Q। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। देखिए, बट का मतलब भी एंड ही होता है, तो ये हमारे लिए एंड का रोल प्ले करेगा। तो इसके पहले जो कुछ है उसे हमें मानना है P। तो देखिए यहाँ पे P क्या रहेगा, इफ x इज नॉट इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ निगेटिव बात बोल रहा है, तो हमें स्टेटमेंट मानते वक्त निगेटिव बात मानना ही नहीं है, तो हम P क्या मानेंगे, x इज इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे P हो जाएगा x इज इरेशनल नंबर, और Q हमारे लिए क्या हो जाएगा, बट के बाद जो कुछ रहेगा वो Q। तो बट के बाद क्या है, इट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, तो Q क्या रहेगा, इट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x इज नॉट इरेशनल नंबर, तो हमने क्या माना है, x इज इरेशनल नंबर P को, तो ये नॉट है तो इसको लगाएंगे हम निगेशन P। फिर उसके बाद क्या है, बट का मतलब होता है एंड, और एंड के लिए सिंबल है ये। इसके बाद क्या है, इट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर यानी कि Q। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, इस प्रकार से हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। बोला था ना बहुत ही इजी चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको मैथमेटिकल लॉजिक का हर एक कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा।